गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पढ़ रहे होंगे। एक बार मुझसे भी पढ़ के देखिए, एटलीस्ट गिव दिस लेक्चर अ ट्राई। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फर्दर कंटिन्यू करें, अगर अच्छा ना लगे तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं अच्छा ही पढ़ रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री के अंदर, और बहुत ही इसको ध्यान से शिक्षक पढ़ाते भी हैं और आपको पढ़ना भी चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझें तो एटम है क्या? बेसिकली एटम इज अ कॉन्सेप्ट। तो बहुत समय तक, काफी सालों तक किसी को भी पता नहीं था कि एटम को कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे करें। तो बिफोर क्राइस्ट आप समझें कि कुछ ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे उनमें दो का नाम फेमस है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। ग्रीक फिलोसोफर्स, तो वो दोनों आए और उन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग, एक शब्द दिया उन्होंने, एक का नाम था डेमोक्रिटस, इफ आई एम राइटिंग इट राइट, एंड दूसरे का नाम था ल्यूकिपस। ल्यूकिपस, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दो फिलोसफर्स थे। कहाँ के थे? ग्रीक फिलोसफर्स थे। दे हैज गिवन अ टर्म अटोमियो। अटोमियो, जैसे सिमेट्रिक का ऑपोजिट होता है एसिमेट्रिक, तो टोमियो मीन्स होता है डिविजिबल इन ग्रीक लैंग्वेज। तो अटोमियो का मतलब हो गया नॉट डिविजिबल। तो उन्होंने कहा कि हम सभी ऐसे पार्टिकल से बने हुए हैं जो कि डिविजिबल है ही नहीं, मतलब दीज आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स, ऐसा उन्होंने कहा। बट ये बिफोर क्राइस्ट की बात थी। ऑब्वियसली उससे पहले कई किताबों में ये लिखा जाता है कि महर्षि कनाद, आपने उसको कन्नड़ पढ़ा होगा, बट महर्षि कनाद थे जिन्होंने परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया था। बट ऑब्वियसली बीइंग इंडियंस वी आर नॉट गिवन द क्रेडिट फॉर दैट। तो पहला जो शब्द जहां से एटम शब्द आया है, द वर्ड वाज एटोमियो, और इसका मतलब था नॉट डिविजिबल। तो यहां से कहानी आगे बढ़ती है, और उसके बाद कई सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद, जो पहला एविडेंस मिलता है एंशियंट अप्रोच का, एंशियंट अप्रोच, पुराने समय के अप्रोच, या इसको हम प्रीलिमिनरी अप्रोच भी कह सकते हैं। तो वहां जो अप्रोच मिलता है वो मिलता है बहुत ही, आप सबने नाम सुना होगा, DAT, फुल फॉर्म कहें डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो जब हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के पास पहुंचे, यहां पर हम लोगों को कुछ एविडेंस के साथ कुछ बातें बताई गई। तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे, मैं बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपको बढ़ाता चला जाऊंगा। जहां पर भी मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करना है, देयर आई विल एक्सप्लेन। तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या कहती है सर? डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के हिसाब से उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। एटम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स। उन्होंने कहा कि एटम्स जो हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनसे छोटा पार्टिकल संभव नहीं है। पोस्टुलेट्स किनको कहते हैं सर? द प्रूवन स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू प्रूव सम अनदर स्टेटमेंट आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। जैसे मान लीजिए कोई बात है पहले से ही सही है, जैसे व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये तो कोई नई बात नहीं है ना सर। अगर दो चीजें किसी एक समान चीज के बराबर है, मतलब आपस में भी बराबर है, तो जैसे आपने नाइन्थ में पढ़ा है इक्विलिड एक्सियम एंड पोस्टुलेट, उसी तरह से कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए जिनके आधार पे फर्दर कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे। पहला था एटम्स आर अल्टीमेट पार्टिकल्स। सेकंड था atoms will combine, atoms will combine in simple ratios, in simple ratios to form compounds। बहुत ही ध्यान से देखना है। शुरू शुरू में आपको थोड़ा लगेगा कि बहुत आसान चीज है, बट है नहीं। मैंने पहले ही कहा एटम इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, एटम एक अवधारणा है, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। सब लोग अपना अपना मॉडल देकर के थक गए और लास्ट में पता चला कि एटम किसी भी मॉडल के अनुसार एक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा, आराम से देखते चलिए। एटम्स विल कंबाइन इन सिंपल रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। आपने कहा कि ठीक बात है सर, अच्छी बात है। और थर्ड उन्होंने बात कही कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो आपने कहा कि सर अच्छी बात है, मतलब कि ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के दूसरे एटम के तो बिल्कुल समान है, इसलिए तो मैं लिख रहा हूं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, पूरी तरह से अलग अलग है। और जब भी आप किसी लॉ की बात करें, किसी थियरी की बात करें, तो ट्राई टू मेमोराइज इट वर्बेटिम। आपको शब्दशः याद करना पड़ता है उसको, उसमें कोई भी अपना
शब्द घुसाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अपने शब्द के साथ जो लिखते हो दैट इज इलेबोरेटेड स्टेटमेंट, बट द लॉज एंड द थियरीज मस्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज इन विच इट वाज रिटन ओरिजिनली। आपने ओरिजिनली उसको जैसे लिखा हुआ देखा है, आपको शब्दशः वैसे ही लिखना पड़ता है। आपने कहा अच्छी बात है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बोले कि सर दो तरह से हम डीएटी को अगर एक्सप्लेन करें बहुत आराम से, तो डीएटी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ये दो बातें हमको बताता है। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे उस जमाने के भी, कॉन्सेप्ट्स विच आर सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीएटी, कि क्या क्या सक्सेसफुली आप एक्सप्लेन कर सकते हो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के आधार पे। और सेकंड जो बनेगा वो बनेगा ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स विच कांट बी एक्सप्लेन, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, कांट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीएटी। तो दो अलग अलग हमने डिविजन्स बना लिए। अगर हम इन कॉन्सेप्ट की बात करें तो पहला देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका इलेबोरेटेड स्टेटमेंट का था। ये लॉ किसने दिया था? तो आपने देखा होगा, लेवोजियर का नाम आपने सुना होगा। और कई लोग जो अच्छे से किताबों से पढ़ते हैं, इफ यू आर नॉट रीडिंग फ्रॉम अ बुक यू विल नॉट ग्रो। आप याद रखिएगा, यहां से कॉन्सेप्ट्स आप सीख सकते हैं, बट खुद के अंदर वो आपके कॉन्साइंस में, आपके ब्रेन के डीपेस्ट पार्ट में, आपके हृदय के डीपेस्ट पार्ट में कब जाएगा? जब आप क्या करेंगे? बुक से उसको पढ़ेंगे। याद रखिएगा, यू हैव टू फॉलो द बुक्स, एनी स्टैंडर्ड बुक्स। तो यहाँ लेवोजियर का नाम है, यहाँ ओ पे आपको डबल डॉट दिखता होगा, और फ्रेंच में इसको आ पढ़ा जाता है, मतलब द नेम वाज लेवाजियर। तो आपने सुना होगा कि लेवोजियर को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान मार दिया गया था। ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। तो उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। तो देखिए क्यों डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के आधार पर इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में डाल्टन ने कहा एटम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स, मतलब दीज कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इफ एटम्स कांट बी फर्दर डिवाइडेड, इसका मतलब कि एटम से छोटा कुछ होता नहीं है। और अगर आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसको बना नहीं सकते, इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। सेकेंड है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। आप कहेंगे सर ये कैसे मैं मान लूं, और ये दिया किसने था? तो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस वाज गिवन बाय J.L. प्राउस्ट, जोसेफ एल प्राउस्ट साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने कहा था कि एटम्स विल कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, फिक्स रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, देन ओनली यू कैन गेट वाटर। तो भैया ये जब आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे इसी का तो एविडेंस लिखा हुआ है कि एटम्स विल कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका मतलब कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, और या हम कह सकते हैं उसके साथ सहमति जताई। इंग्लिश में एक वर्ड आता है कन्फॉर्म, CONFORM, कन्फॉर्म करना मतलब सहमति देना। दोनों ही लॉ समान थे, दोनों ही लॉ समान दिशा में बात कर रहे थे। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विच वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इटसेल्फ। तो इन्होंने कहा था कि भैया अलग अलग तरह के एलिमेंट, जैसे आप देखिए, बहुत ही प्यार से देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको जब चाहें तब स्टॉप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके हाथ में तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। चलिए, तो अगर मैं इसको रब करूं, तो आपने कहा ठीक है सर, डेमोक्रिटस लिक्विपस से कहानी शुरू हुई, महर्षि कनड को किसी ने वैल्यू नहीं दिया क्योंकि इंडियन थे। वहां से आगे बढ़े हम, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ने तीन बातें कही, पोस्टुलेट्स हैं, इन तीनों के आधार पे तीन लॉज को सक्सेसफुल एक्सप्लेन किया गया। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो ही एटम है, मान लीजिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन इसी से NO भी बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसी से N2O भी, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, इसी से NO2 भी बनता है, इसी से कंबाइन करके N2O3, इसी से N2O4 और इसी से N2O5 बनता है। तो आप इससे क्या समझना चाहते हो? आपको मूल कॉन्सेप्ट में समझाया जाएगा, बट अभी तत्काल के लिए इतना समझो कि ये दो ही एलिमेंट मिलकर के इतने सारे कंपाउंड बना रहे हैं, दिस मीन्स दिस कन्फॉर्म्स विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, दे विल कंबाइन इन डिफरेंट
मैनर, दे विल कंबाइन इन डिफरेंट मैनर। आपने कहा ठीक है। कॉन्सेप्ट्स विच कांट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी, तो डाल्टन एटॉमिक थियरी के आधार पे क्या सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं किया जा सका? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उन्होंने कभी बात ही नहीं की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की, एंड द मैनर इन विच दे कंबाइन एंड द रीजन फॉर विच दे कंबाइन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें क्या नहीं बता पाई? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनके हिसाब से तो एटम एक अल्टीमेट पार्टिकल है, उसको फर्दर डिवाइड किया ही नहीं जा सकता है, तो उसके अंदर जाने की जरूरत क्या है? वो बात थी। सेकेंड बात क्या नहीं बता पाए वो, एटम्स कंबाइन, ये तो ठीक है कि एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, बट वो किस मैनर में कंबाइन करेंगे एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर कॉम्बिनेशन, दीज टू थिंग्स आर आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब आपको क्लियर है, मैं ये हर साल पढ़ाता हूँ, पिछले साल इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था, मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ इस चैप्टर की। चलिए शुरू करते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया था बाय जॉन डाल्टन एटॉमिक थियरी, तो अब इससे आगे थोड़ी सी सर आपको कहानी समझनी पड़ेगी अगर आपको इस चैप्टर से जुड़ना है तो। अच्छा, उसी समय एक आदमी था जिसका नाम था क्रूक्स, तो आपने इस आदमी का नाम शायद ही सुना हो। क्रूक ने तब तक डेवलप कर लिया था CRT, जिसको हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब्स। शायद इनका नाम विलियम क्रूक्स था, तो क्रूक बोलते हैं हम लोग। क्रूक्स ने CRT डेवलप कर लिया था। इसके बाद दो और लोग आए, एक का नाम था जोहान विल्हेम हिटॉर्फ, एंड दूसरे का नाम था जूलियस प्लकर। क्यों सर इनका नाम याद रखना? मैं याद नहीं रखने की बात कर रहा हूं, बट इफ यू नो सम इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द चैप्टर, यू विल नॉट फील कि इसमें आपको सिर्फ रट्टा मारना है भाई, बिल्कुल इसको समझ के पढ़ा जा सकता है, इसका फील लिया जा सकता है। साइंस भी उतना ही रोचक हो सकता है जितना साहित्य होता है। आपने कहा ठीक है। बोर्ड पे देखिए जरा गौर से। तो विलियम क्रूक्स ने जब कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक इवैक्यूएटेड इन्वायरमेंट, एक वैक्यूम जैसा इन्वायरमेंट, एब्सोल्यूट वैक्यूम कांट बी क्रिएटेड, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो ये वैक्यूम जैसा है, वैक्यूम नहीं, कंप्लीट वैक्यूम कैन नॉट बी अचीव्ड। आपने कहा ठीक है। तो जॉन विलियम हिट्रॉफ, एक्चुअल में ये अमेरिका में होता तो इसका नाम होता है जॉन विलियम हिट्रॉफ, यहाँ क्या नाम है? जोहान विल्हेम हिटॉर्फ। एटम से रिलेटेड सबसे ज्यादा इनिशियल एडवांसमेंट्स कहां हुए? आपका जवाब होगा सर जर्मनी में, क्योंकि वहां एक फैनेटिक आदमी था, एक उन्मादी पागल आदमी था, इसका नाम हिटलर था, एंड ही वाज क्रेजी अबाउट एटम्स। उसको एटम के पावर को लेकर के कुछ ज्यादा ही रोचकता थी। तो सबसे ज्यादा जो इनिशियल शोध हुए, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार कहाँ हुआ, या आप कभी देखते होंगे कि किसी एलिमेंट के नाम में ऐसे लिखा रहता होगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता है X एलिमेंट, यहाँ पर लिखा रहता है Z, यहाँ पर A, तो A से होता है एटम गे विच टेक। अब इस शब्द का मतलब होता है एटॉमिक मास, बिकॉज इट इज अ जर्मन वर्ड, और यहाँ Z है, इसका मतलब होता है जैल। तो आपने कभी सोचा नहीं कि Z तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, देन व्हाई द शॉर्ट फॉर्म इज जैल, मतलब Z इज हेयर, मतलब Z जिसको आप कह रहे हो उसी को मैं Z कह रहा हूं। तो Z स्टैंड फॉर हेयर, जैल। जैल एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है नंबर। तो देखिए एटम से रिलेटेड मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम बातें, हर चीज जो आप सोच सकते हो मैक्सिमम, दैट वाज being developed in Germany in the time of Hitler, in the reign, in the शासन काल ऑफ हिटलर। तो आपने कहा सर अच्छी बात है, ये तो फील आ गया थोड़ा सा। तो जॉन विलियम हिटॉर्फ नाम था, हिटॉर्फ नाम था, और जूलियस प्लकर नाम था। इन्होंने पहली बार एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, CRT एक्सपेरिमेंट, बट इन्होंने उसके डेटा को नोट डाउन नहीं किया, इन्होंने उससे कुछ अपने जर्नल्स प्रकाशित नहीं किए, कुछ वैसा हमको कॉन्क्रीट नहीं मिला। बट अगर आपको कोई पूछे कि सबसे पहला कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने किया था, यू मस्ट टेक द नेम ऑफ जॉन विलियम हिटॉर्फ एंड जूलियस प्लकर। मैं फिर से कह रहा हूं जोहान विल्हेम हिटॉर्फ, इसलिए पढ़ा जा रहा है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये जर्मन नेम है भाई, बट व्हेन वी प्रोनाउंस्ड इट इन अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, तो आप जॉन विलियम हिटॉर्फ पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। आपने कहा ठीक। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, जिन्होंने सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ठीक है, लेकिन इनका कुछ
क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि इन्होंने उसके डेटा को सिग्निफिकेंटली एक्सट्रैक्ट नहीं किया, इसके डेटा को अलग से कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो इनको थोड़ा सा कम क्रेडिट दिया जाता है। आपने कहा अच्छी बात है सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है सर? तो अब आप खुद देख रहे हैं कि एटम के अंदर घुसने के लिए हमें एक इवैक्यूएटेड चैम्बर की आवश्यकता थी, एक ऐसा माहौल चाहिए था जहां आप रिएक्शन को परफॉर्म कर सकें, और वो माहौल हमको मिल गया विद द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे ट्यूब। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके आगे और हम लोग पढ़ते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसका पूरा क्रेडिट दे दिया जाता है जे जे थॉमसन को, बट इस पूरा क्रेडिट इसमें जे जे थॉमसन साहब का नहीं है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दो अप्रोच हैं। वन अप्रोच इज कॉल्ड क्वालिटेटिव अप्रोच, वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव अप्रोच, while another is called quantitative। तो आप जब इसके क्वांटिटेटिव अप्रोच को भी समझ जाएंगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच, देन यू विल कम टू नो कि भैया इतना रिस्पेक्ट जे जे थॉमसन को क्यों दिया गया। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव अप्रोच में आप फैराडे साहब का नाम सुनेंगे, आपने सुना भी होगा, माइकल फैराडे चार्ज के डिस्कवरर हैं, चार्ज की खोज इन्होंने की थी। एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर अब यहाँ पर आप नाम सुनेंगे जे जे थॉमसन का। अच्छा सर, ठीक बात है, कह रहे हैं आप तो मान लेते हैं। कैसे इसको प्रोसीड किया जाए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहां से ही बच्चा कंफ्यूज होना और गलत सीखना शुरू कर देता है। देखिए कैसे। तो क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर अगर हम बात करें, फैराडेज अप्रोच के अंदर, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको कि हमने एक कैथोड रे ट्यूब डेवलप कर लिया था, और कैथोड रे ट्यूब के अंदर ये हुआ आपका कैथोड रे ट्यूब, ये हुआ आपका कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पर दो मेटल के प्लेट्स लगाए हमने, ये एक्चुअल में ऐसे दिख रहे हैं। अगर आपको 3 डायमेंशन में चीजें समझ में आती हैं तो दीज आर मेटल प्लेट्स, ये ऐसा कुछ मेटल प्लेट है, ठीक है। बट साइड से देखोगे तो साइड व्यू में आपको डंडी जैसा, रॉड जैसा दिखेगा। दूसरी तरफ एक रॉड हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर हम लोग एक की रख रहे हैं ताकि आप इसको अपने इच्छा के अनुसार ओपन और क्लोज कर सकें। और अब आप यहाँ पे देखिए, दिस इज द की। यहाँ पर एक हम कनेक्शन दे रहे हैं, जहां से क्या होगा, यहां से लिख रहा हूं मैं टुवर्ड्स वैक्यूम पंप। वैक्यूम में डब्ल्यू आता है, याद रखिएगा, डबल सी नहीं आता है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो बैटरी है ये 10 किलो वोल्ट की है, यानी कि 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट किया। क्यों किया है बताऊंगा। जब आप वैक्यूम पंप से, आप सीधा समझिए कि उल्टा फैन है जो हवा नीचे देने के बजाय ऊपर खींच रहा है, तो हमेशा इसके अंदर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करके रखेगा। और इसके अंदर का जो प्रेशर है सर, द प्रेशर इनसाइड दिस, द प्रेशर इनसाइड दिस इज 0.0001 एटीएम। नॉर्मल प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपका जवाब होगा सर नॉर्मल है 1 एटीएम। और यहाँ देखिए प्रेशर को हमने कितना कम किया है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि वी हैव क्रिएटेड द पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब। क्यों किया यह पता चलेगा। अब क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर इस वाले पार्ट को, ये जो प्लेट है, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड कहते हैं, रॉड नहीं बोलते, प्लेट नहीं बोलते, मेटल इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो इस पे पूरा निगेटिव चार्ज जमा हो गया, एक पहाड़ बन गया, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव का पहाड़ क्रिएट हो गया है। और बीच में थोड़ी सी गैस है, और इसका इतना डिस्टेंस नहीं होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है दोनों प्लेट्स के बीच में। अभी आपको दिखाना है तो दिखा रहा हूं। अब इस साइड में जो प्लेट है इसको हमने परफोरेटेड रखा है। परफोरेटेड रखा है का मतलब इसमें इस तरह से छेद है, जैसे आटा छानने वाले छन्नी में होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि दिस इज। अब जिसको हमने पॉजिटिव पार्ट से जोड़ा इसको हम लोग कहते हैं एनोड, दिस इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड एनोड। और जिसको हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा इसको हम लोग कहते हैं कैथोड। बहुत ध्यान से देखिएगा, कैथोड पे है निगेटिव चार्ज, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, आपने कहा ठीक। इसके पीछे हम लोग एक स्क्रीन लगा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। हम लोग यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रहे हैं जिसको कह रहे हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और अब एक बहुत जरूरी पॉइंट आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिंक सल्फाइड स्क्रीन, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से।
तो ये जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, इसके अंदर अगर ये मान लीजिए कि सिल्वर डोप्ड हो जाए, सिल्वर डोप्ड क्या होता है मैं बताऊंगा, हड़बड़ाना नहीं। तो इसको आप कहते हैं कि ये SCENC फ्लोरोसेंस मटेरियल है, फ्लोरोसेंस मटेरियल। और अगर यही जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन है, ZNS का जो स्क्रीन है, अगर ये कॉपर डोप्ड हो जाए, कॉपर डोप्ड, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोरोसेंस। कई बार बच्चे कंफ्यूज घूमते रहते हैं कि सर एनसीईआरटी के अंदर, ध्यान से सुनना है, एनसीईआरटी के अंदर जिंक सल्फाइड स्क्रीन को सर एक जगह फ्लोरोसेंस लिखा हुआ है, दूसरी जगह फॉस्फोरोसेंस लिखा हुआ है। तो पहली बात कि ये दो यूनिक टाइप के मटेरियल की कैटेगरी है, वन इज फ्लोरोसेंस एंड अनदर इज फॉस्फोरोसेंस। आपने कहा सर ये तो समझ में आया, सिंपल सी बात है, तो आएगी समझ। खैर यहां देखिए, डोपिंग का मतलब होता है कि आपने जिंक सल्फाइड में इंप्यूरिटी के तौर पे थोड़े से एटम्स ऐड किए हैं, किसके, सिल्वर के। कैसे डोपिंग होती है, ये बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है, वेपर बना करके तब उसके सरफेस पे फ्यूज कराया जाता है, उतना डीप नहीं जाना है। आप समझिए कि जिंक सल्फाइड में अपने इंप्यूरिटी के रूप में यदि सिल्वर को डाला हुआ है तो हम कहेंगे कि ये सिल्वर डोप्ड जिंक सल्फाइड है। यहां पर हम बोलेंगे कि ये कॉपर डोप्ड जिंक सल्फाइड है। आपने कहा ठीक है। एक ही सबस्टांस अलग अलग तरह के नेचर को कैसे शो कर सकता है, पहले सर ये तो बताओ कि फ्लोरोसेंस क्या होता है और फॉस्फोरोसेंस क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फॉस्फोरोसेंट मटेरियल की खासियत होती है कि आप जैसे उस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे, उसमें एक चमक दिखेगी आपको, वहां पर एक स्किंटिलेशन दिखेगा, एक चिंगारी दिखेगी जो थोड़ी देर तक रहेगी। जब चार्ज डिसअपियर भी हो जाएगा, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी द चिंगारी, दैट इज स्किंटिलेशंस। आपने कहा ठीक बात है। लेकिन यदि फ्लोरोसेंस मटेरियल है तो जैसे टच किया चिंगारी, मानिए स्क्रीन है, इस पे से टच किया तो आपको चिंगारी दिखी और बस खत्म, टच किया दिखी खत्म, दिखी खत्म, दिखी। उसमें फॉस्फोरोसेंस में क्या है, टच किया हट भी गया, चार्ज पार्टिकल तो डिफ्यूज हो गया, मतलब उसने अपना चार्ज गवा दिया, खत्म हो गया। उसके बाद भी थोड़े समय तक, फॉर 1 और 2 और 3 सेकेंड, वो थोड़ा सा ग्लो करता रहता है। अच्छा सर अभी भी नहीं समझ में, एक बार और समझिए। आपका ट्यूबलाइट देखिए, तो ट्यूबलाइट का नाम क्या होता है, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। जो व्हाइट वाला जो आजकल घरों में लगा रहता है LED, उसका क्या नाम है, CFL बल्ब, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आप देखिएगा स्विच ऑफ किए, एज सुन एज यू ऑफ द स्विच, आपने जैसे स्विच को ऑफ किया क्या होता है, द ब्रिलियंस, द इंटेंसिटी, द साइन ऑफ दैट बल्ब विल गो। आपने कहा ठीक है सर, हम तो समझ रहे हैं बात को। ऑफ किया खत्म, ऑन किया आ गया, ऑफ किया खत्म, इसका मतलब वो फ्लोरोसेंस मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ है जो भी है। और आप याद कीजिएगा, आपने ऑनलाइन में एक टी-शर्ट वगैरह मिलता देखा होगा, जो खोपड़ी वगैरह बना रहा था, आजकल के जेंजीज कुछ ज्यादा ही उस पर अट्रैक्टेड होते हैं। तो जो उसके ऊपर एक वो बना रहता है, खोपड़ी या स्कल या बैट बॉल कुछ भी बना रहता है, वो ऐसे टॉर्च दिखाओ और फिर अंधेरा करो तो जलता है, वो चमकता है, थोड़ी देर बाद बंद। तो हम कहते हैं ये रेडियम वाला टी-शर्ट है। तो मूर्खता हो जाएगी ना भाई, रेडियम रेडियो एक्टिव मटेरियल है, अगर आप उसको पहनेंगे आपके स्किन को म्यूटेट कर देगा, आपको स्किन कैंसर हो जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म तक एक्सपोजर में रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? याद करिए, स्कूल में जो 10 रुपया वाला बेल्ट आपका दोस्त पहन के आता है और आपको 20 रुपया में चिपका देता है, ये बोल के कि इसमें रेडियम है, याद है? टॉर्च जला करके देखते हैं, फिर अंधेरे में ले जाते हैं तो हरा कलर का वो बैंड जलते रहता है। तो वो दीज आर नॉट रेडियम मटेरियल, दिस इज जस्ट अ फॉस्फोरोसेंस मटेरियल। ये किसी भी एनर्जी सिद्धांत को नहीं मानते हैं। जनरल सिद्धांत है कि आप जिस वेवलेंथ का लाइट को एब्जॉर्ब करते हो उसी को एमिट करोगे। बट ये दोनों मटेरियल जो है ये किसी भी वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे ज्यादा या उससे कम वेवलेंथ के लाइट को एमिट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से रखिए, तो एनसीईआरटी में गलत नहीं लिखा हुआ है, जिंक सल्फाइड इज फ्लोरोसेंट मटेरियल ऑल्सो एंड फॉस्फोरोसेंट मटेरियल ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ हमने जिंक सल्फाइड का ये जो आपने डैश किया, ये क्या है, दिस इज अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। यहाँ पर कैसा एनोड है सर, ये परफोरेटेड है, मतलब इसमें छेद है ताकि पार्टिकल अगर यहाँ कुछ बने तो इस तरफ आकर के जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकरा सके। अगर मैं बात करूं ये 10 किलो वोल्ट का है, 10,000 वोल्ट का है। अब आप खुद बताइए, बादल होते हैं आकाश में, बादल के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज डेंसली, ठीक है, मिलियंस ऑफ वोल्ट जमा हो जाता है, नीचे में निगेटिव चार्ज, तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? आप कहेंगे सर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वोल्ट होता है वहां पे। तो क्या हवा
इंसुलेटर की तरह काम कर पाता है? आंसर है नहीं। आपने हवा में बिजली को तैर के धरती तक आते देखा होगा, कभी कभी किसी बंदे के ऊपर गिर जाता है, कभी किसी पेड़ के ऊपर, ऊंचे घरों के ऊपर गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है सर? बिकॉज हवा का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया है। जिस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जो आप इंसुलेटर वर्ड सुनते हैं, दैट सेम वर्ड इज सिनोनिमस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो इंसुलेटर अब कंडक्टर बन गया, मतलब इंसुलेटर का ब्रेकडाउन हो गया। इसका मतलब हवा का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने की वजह से हवा में बिजली तैर जाती है। बहुत बढ़िया से समझ में आया? आपने कहा सर आ तो रहा है। दोबारा समझिए, मैंने बोला कि यहाँ 10,000 वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लगाया सर? बिकॉज इस बीच में जो थोड़ी सी रेसिडुअल गैसेस है, थोड़ी सी क्यों है सर? थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि हमने बाकी गैसेस निकाल दी है, यहाँ पार्शियल वैक्यूम क्रिएट किया है। क्यों किया? इसका एक और रीजन है, बट एक रीजन ये भी है कि यहाँ बहुत थोड़े से गैस के एटम्स ऐसे बचे होंगे। अब याद रखिएगा कि एटम्स को यहाँ पर ये डॉट से मैं दिखा रहा हूं, अगर आपको दिख रहा है तो ये सारे एटम्स है सर, दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स और कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये एटम्स है। अगर एटम्स यहाँ पर सर बचे हुए हैं तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ सर। अब एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से निकलेगा जो इस गैस को ब्रेक डाउन कर देगा। यहाँ इस पूरे रीजन में जितनी भी गैसेस थी उसका इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब एक एनर्जी कंटेनिंग वेव यहां से कैथोड से एनोड की तरफ चलेगा। अच्छा सर, अब रास्ते में जो भी एटम्स आएंगे उनको वो आयोनाइज कर देगा। अगर उसने आयोनाइज कर दिया तो इन एटम्स के अंदर से निकलेंगे कौन? इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोबिलाइज हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट उनको अपने तरफ खींचेगा। तो ये जो एटम्स थे वो नहीं जाते हैं सर, उनका फ्लो नहीं होता है। ये एटम्स से जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होकर बाहर निकले हैं, दे विल फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, दैट्स व्हाई दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो सर हम लोग तो समझते हैं कि सर ऐसे प्रोपेगेट करता होगा एक वेव के फॉर्म में कैथोड रे। आंसर है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके पीछे दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके पीछे तीसरा जाता है, लेकिन द वेलोसिटी, बाय द वर्च्यू ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी, दे लुक कंटिन्यूअस। एनीथिंग which looks continuous but actually discrete is called quantized। हर वो चीज जो आपको कंटिन्यूअस दिखती है बट होती कंटिन्यूअस नहीं है, उसी को आप क्वांटाइज कहते हैं। जैसे लाइट, जो आप विजिबल लाइट देखते हैं, दैट इज द इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ फोटोन। एक फोटोन जाता है, उसके पीछे दूसरा फोटोन, उसके पीछे तीसरा फोटोन, और उसी फोटोन के फ्लो को हम कहते हैं कि भैया ये लाइट का रे है। लेकिन क्या वो कंटिन्यूअस? आंसर है नो। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है वो क्वांटाइज पार्टिकल। लाइट का एक डेफिनेशन आपने सुना होगा कि लाइट में बी डिफाइंड एज अ फोटोन पार्टिकल दैट प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ डेटा। दीज डेटा पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। द फेनोमेना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। एनीथिंग विच इज डिस्क्रीट बट लुक्स कंटिन्यूअस इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। तो यहां भी एक एक करके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक के पीछे, एक के पीछे। कहां से निकल रहे हैं? वो जो गैसियस एटम थे उनमें से निकल रहे हैं। इसमें गैस को कम क्यों रखा गया? पार्शियल वैक्यूम क्यों क्रिएट किया गया? इसलिए क्रिएट किया गया ताकि बीच में गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे तो ये जाने वाले इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे और ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे ये चार्ज इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड स्क्रीन को हिट करेंगे, यू कैन सी स्किंटिलेशंस। क्यों हमको जरूरत पड़ा जिंक सल्फाइड स्क्रीन का? बिकॉज नेकेड आई से ये पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल नहीं है। हमारी आंखों का औकात बहुत कम है मेरे भाई। ये 3800 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक ही देख पाता है। जो आप विबग्योर पढ़ते हो ना, VIBGYOR, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक ही हमारी आंखें देख सकती हैं। इसके पीछे के वेवलेंथ और इसके आगे के वेवलेंथ नहीं देख सकते। तो यहाँ जो रेडिएशन निकलता होगा वो इसके पीछे या इसके आगे का वेवलेंथ होगा। मे बी कौन सा वेवलेंथ? जिसने इन एटम्स को आयोनाइज किया। हमने इतना वोल्टेज क्यों रखा? ताकि इसके अंदर जो गैस है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सके और यहां से यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा सके। जितने भी एटम रास्ते में आएंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे और वहां जो आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दे विल फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और अब जो कंस्टिट्यूट होता हुआ दिखेगा यही आपका कैथोड रे है। द रे इज कंस्टिट्यूटेड बाय इंटरमिटेंट फ्लो पार्टिकल्स, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फ्लो। ये है आपका कैथोड रे। खैर, ये तो हमको बताया फैराडे साहब ने, बट ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है सर। देयर आर टू टाइप ऑफ डेफिनेशन। जैसे मैं बोलूं कि एक लड़का है जो लंबा है, देयर इज अ टॉल बॉय, तो ये उस लड़के का कैसा डेफिनेशन है? तो ये उस लड़के का क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। बट अगर मैं बोलूं कि द बॉय इज 6 फीट टॉल, तो हमने एक नंबर जोड़ दिया उसके साथ। इसका मतलब दिस डेफिनेशन इज अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव डेफिनेशन एंड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। आपका जो भी डाउट हो, कुछ भी हो,
नंबर डाला हुआ है केमिस्ट्री हब पेज, फेसबुक पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे आप कमेंट छोड़ दें, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरोसेंस और फ्लोरोसेंस मटेरियल आपको समझ में आ गया कि होता क्या है। ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको ठीक ठाक सा थोड़ा सा समझ में आया, और बार बार करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। तो वी आर नाउ डीलिंग विद द क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ cathode ray tube experiment, which was firstly performed by Hittorf and Plucker, but it was secondly performed by Michael Faraday in a qualitative manner. इन्होंने क्वांटिटेटिव डेटा हमें नहीं दिया, बट क्वालिटेटिवली बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे इन्होंने हमें कहा कि भैया ये जो हमारा कैथोड रे ट्यूब है, दिस वाज आवर कैथोड रे ट्यूब, इसके अंदर आपने देखा था बहुत आराम से कि द कैथोड रे पार्टिकल्स, ये परफोरेटेड एनोड रखा था, यहाँ कैथोड रखा था, तो कैथोड रे पार्टिकल्स जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। तो आपने कहा सर अच्छी बात है, ये तो हम लोग को खूब बढ़िया समझ में आया है। तो यहाँ पर मैं कंक्लूजन्स लिख रहा हूँ कि आपको यहाँ से क्या क्या घर लेके जाना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट अच्छा, कोई बात पूछेगा भी बच्चा हमारा, कोई पूछेगा कि सर अगर हम इस पाथ को, जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द गैस इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब हुआ, उसको देखना चाहते हैं, जरा सा हल्का सा क्लोरीन गैस डाल दो उस ट्यूब के अंदर, तो आपको वो ग्रीनिश येलो कलर का पाथ विजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे विजिबल रेंज में आता है। बट ऐसे नॉर्मल रेसिड्यूअल एयर की बात करोगे तो आपको कोई भी वेवलेंथ वहां दिखने वाली नहीं है। हाँ, वो जो पार्टिकल्स जब स्किंटिलेट करेंगे आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर टकराने के बाद जब पार्टिकल्स स्किंटिलेट करेंगे, चिंगारी छोड़ेंगे, दैट यू कैन सी। आपने कहा ठीक है। चलिए कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन है कैथोड रे पार्टिकल्स, कैथोड रे पार्टिकल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आपने कहा कि सर हाँ ये तो दिख रहा था हमको। तो सर कुछ लोग ना बड़े फैनेटिक होते हैं, उन्होंने क्या किया था कि इसी सेटअप के अंदर यहाँ एक क्रॉस लगा दिया था, वो जो होता है ना क्रिश्चियन वाला क्रॉस, इस तरह का। तो इनको दिखा कि पीछे में इस स्क्रीन पर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, इसका शैडो बन गया पूरे क्रॉस का। तो जब शैडो बना, तो भैया शैडो तो तभी बनेगा ना जब आप सीधे डायरेक्शन में जाना चाहे, आपके सामने कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए। तो कैथोड रे पार्टिकल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आपने कहा ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कैथोड रे पार्टिकल्स, कैथोड रे पार्टिकल्स कैन क्रिएट हीटिंग इफेक्ट। ये सरफेस को हीट कर सकता है। अगर आप मान लीजिए कि कोई टंगस्टन वगैरह जैसा मेटल लाएंगे और इस मेटल के प्लेट के ऊपर आप यहां से कैथोड रे पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कैथोड रे पार्टिकल CRP का बम्बार्डमेंट कराएंगे, बहुत देर तक हीटिंग होती रहेगी, क्योंकि टंगस्टन का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कोर से बहुत ज्यादा बंधा हुआ होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा बाय आयोनाइजेशन, बट ये सरफेस पे आके कंटिन्यूअसली हीट 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 करते रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद आपको इस सरफेस से एक अननोन रे निकलता हुआ दिखेगा, इसलिए उसका नाम है एक्स रे। तो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रे पार्टिकल्स कैन क्रिएट हीटिंग इफेक्ट। किसी सरफेस पर अगर लगातार आप कैथोड रे का बीम डालेंगे, वो सरफेस थोड़ा सा हीट हो जाएगा। थर्ड, कैथोड रे पार्टिकल्स हैव मास, कैथोड रे पार्टिकल्स हैव मास। आपने कहा सर ये भी बात ठीक है कि इस कैथोड रे पार्टिकल के अंदर क्या होता है, मास होता है। कैसे पता? आपने इसी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर ये लगाया आपने कैथोड, गौर से देखिएगा, ये लगाया आपने परफोरेटेड एनोड, और यहाँ पर आपने लगा दिया एक फैन। फैन फैन कैसा सर? ये रूम में जो गर्मी में चलता है वो वाला नहीं, ये एक मासलेस फैन है, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल बहुत हल्का सा होगा, ऑब्वियसली आप रोटी मोड़ते हो उसमें भाई, आपको पता है एल्यूमिनियम फाइबर हल्का होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इसको क्रॉस करके जब इस पंखे से हीट करेंगे तो द फैन विल स्टार्ट रोटेटिंग। दिस मीन्स कि इनके पास मास होता है। अभी समझ में नहीं आएगा, जिनको पता होगा उनको पता होगा, मैं बता दूं, अगर यहाँ पर कैथोड रे पार्टिकल्स की जगह अपने लाइट का बीम डाला होता, जो विजिबल लाइट है उसका बीम डाला होता, तो ये फैन नहीं घूमता, बिकॉज फोटोन्स आर चार्जलेस एज वेल एज मासलेस। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, बाद में बताएंगे। ना ही फोटोन के अंदर मास होता है, ना ही उनके अंदर चार्ज होता है। तो खैर इसके अंदर चार्ज भी होता है और मास भी होता है, आप ऐसा कह सकते हैं कैथोड रे पार्टिकल्स हैव चार्ज एज वेल एज मास। अच्छा, तो ये ऐसे प्रूफ हुआ, मासलेस फैन घूम गया। इसका बात है इसके आगे,
कैथोड रे पार्टिकल्स, जो भी हमने बात की है, पार्टिकल्स हैव चार्ज, कि इनके पास चार्ज होता है। सर ये कैसे पता चलेगा? दो तरीके हैं चार्ज को टेस्ट करने के। आपको पता है कि आप एक कैथोड रे ट्यूब ले लें और उस ट्यूब के अंदर, याद होगा आपको, इस तरह का एक मैग्नेट होता है जिसको आप हॉर्स शू मैग्नेट कहते हो ना, इस तरह से। तो जो नॉर्थ पोल होता है ये किसकी तरह बिहेव करता है? पॉजिटिव पोल की तरह, और जो साउथ पोल होता है वो नेगेटिव प्लेट की तरह। तो ऐसे करके आप लगा दीजिए। तो जब आप यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, कैथोड इधर है, एनोड इधर है, बहुत आराम से देखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट होने की कोशिश करें। यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, ये कैथोड है, ये एनोड है। ये पार्टिकल यहाँ से इधर जाएगा, और आपने यहाँ पे क्या लगाया? नॉर्थ पोल लगा के रखा है, और यहाँ साउथ पोल लगा के रखा है। तो ये पार्टिकल जो आप ग्रीनिश येलो कलर का थोड़ा सा गैस ले लेंगे, क्लोरीन, तो ये जो रे है आपको लिटरली बेंड होती हुई दिखेगी इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल विल बी बिहेविंग एज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज अ फ्लो ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ जाएगा। या अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देखना चाहते हैं तो ये हो गया आपका कैथोड रे ट्यूब। दिस इज योर कैथोड रे ट्यूब। यहां आपने लगा दिया कैथोड, और यहां पर आपने लगा दिया क्या? एनोड। दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड। और इसके पीछे अब कैथोड रे पार्टिकल निकल जाएंगे, निकल जाएंगे सर। अब यहाँ पर एक प्लेट, और इस प्लेट को जोड़ दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और यहाँ पर एक प्लेट, और इसको जोड़ दीजिए आप निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो ये जो रे है अपने आप किसकी तरफ मुड़ती हुई दिखेगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि कैथोड रे पार्टिकल्स आर द फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखते चलिए। Cathode ray particles travels in the straight line. Cathode ray particles can create heating effect. Cathode ray particles have mass. Cathode ray particles have charge. आपने कहा ठीक है। सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात, मुझे एक बात बताइए, इस कैथोड रे ट्यूब में क्या मैंने आपको कहा कि कोई स्पेसिफिक गैस रखने की आवश्यकता है? आंसर है नहीं। कोई भी गैस होगी तो ये आयोनाइजेशन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाएगा और उनको सफिशियंट एनर्जी जितनी उनको चाहिए थी उतनी दे करके आ जाएगा। आपने कहा सर, यहाँ पर है अपना कैथोड, और यहाँ पर है अपना परफोरेटेड वाला एनोड, और बीच में लगा हुआ है 10,000 वोल्ट या 10 किलो वोल्ट का बैटरी। आपने कहा ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है, बीच में कील फी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर चाहे कोई भी एटम हो, निकलेगा क्या? ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, इन एटम से निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन। और क्या नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन भिन्न होता है? नहीं होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स आर सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, बहुत जरूरी बात, कि इलेक्ट्रॉन्स आर द यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन्स आर द यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। वाह सर, मतलब क्या? जब तक किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगा तब तक वो एलिमेंट नहीं बदल सकता। और सारे ही एटम्स के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। चाहे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हो, उसका भी मास फिक्स है, चार्ज फिक्स है। वही सेम मास और चार्ज सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन का भी होता है। बट ऐसा हम पॉजिटिव चार्जेस के केस में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अलग अलग हो सकता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर मान लीजिए 2 है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो He+ बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो He2+ भी तो बन सकता है। तो वहां पॉजिटिव पार्टिकल्स के केस में आपको देखना होगा कि गैस कौन सी है। बट यहां पर कोई भी गैस यहां हो, यहां से यहां जा करके, और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कौन टकराने वाला है सर? इलेक्ट्रॉन टकराने वाला है। इलेक्ट्रॉन तो सारे सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। तो आप क्या कह सकते हो, जो सबसे जरूरी पॉइंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे particles are independent from the nature of the gas taken in the discharge tube, nature of the gas taken in the discharge tube। तो कई बार ये लिखा हुआ मिलेगा कि सर इलेक्ट्रोड से भी, इसी जो कैथोड रे ट्यूब है इसी का नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। तो कई बार लिखा मिलेगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ
independent of the nature of the gas taken in the discharge tube as well as the electrode taken। तो इलेक्ट्रोड टेकन किस मेटल का ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि निकलना तो रेसिड्यूअल गैस के इलेक्ट्रॉन को है और ट्रेवल करना है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और इलेक्ट्रॉन चूंकि सारे एलिमेंट्स का समान होता है तो वहां पर ये भी लोड हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो काफी सारी जो बातें थी वो हमको पता चली। अब ये जो पार्टिकल निकले और हमने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर देखिए बहुत ही आराम से, ये जो आपने कैथोड रे ट्यूब देखा था और यहाँ पर में हम लोग लगा दिए थे एक पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर हम लोग लगा दिए थे निगेटिव प्लेट, और कैथोड रे जो था पार्टिकल वो मुड़ जा रहा था ऐसे इस प्लेट की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करेंगे और इस फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना मजबूत करेंगे, उतना ही ज्यादा पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कैथोड रे पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वोल्टेज होगा। हाँ या ना, बिल्कुल। तो इस तरह पे कुछ भी आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी है तो और बहुत ही जल्दी से बेंड हो जाएगा किसकी तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। बीइंग निगेटिवली चार्ज, नॉर्थ पोल विल एक्ट एज ए पॉजिटिव पोल फॉर दिस। तो क्वालिटेटिवली आपने भी बस समझा है सर, और आपको कुछ समझ में नहीं आया इससे आगे, बट क्वालिटेटिवली आपने कुछ चीजों को समझा है, मैं समराइज कर दे रहा हूं। सबसे पहली बात कि डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस साहब आए, उन्होंने एक वर्ड दिया एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है नॉट डिविजिबल। फ्रॉम द वर्ड एटोमियो, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम, उसी वर्ड से एटम की उत्पत्ति हुई। उसके आगे हम लोग बढ़े तो आए हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, मतलब डाल्टन साहब ने कहा कि एटम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स, दीज कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। पूरी तरह से गलत बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, क्या कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट हो सकते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आया गया कि सर एटम्स विल कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। उसके आधार पे हमने तीन चीजों को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बट एटम के अंदरूनी चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसके बाद फिर हमने CRT एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर वेपर जो प्रेशर था वो प्रेशर हमने क्यों कम रखा, किसने उसको ढूंढा, ये सारी बातें मैंने समराइज करके आपको बहुत अच्छे से समझाई है। एक बार इस लेक्चर को पूरा देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।